साक्षी को रसोई में काम करते देखकर उसकी देवरानी मोनिका ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि दीदी इतना सारा काम अकेले करती रहती है और कुछ कहती भी नहीं? क्या आपको इसके पीछे कोई बात नजर नहीं आती? यही सुनकर मोनिका की सास बोली, अरे बहू, वह तो हमेशा से ही इतना काम करती है कि मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सासू माँ के मुंह से साक्षी की तारीफ सुनकर मोनिका खामोश रह गई। मोनिका की शादी को अभी 6 महीने होने को आए थे और साक्षी की शादी को 3 साल हो चुके थे। देवरानी के आने के बाद भी साक्षी की जिम्मेदारी रत्ती भर भी कम नहीं हुई, बल्कि देवरानी के काम भी अब उसको ही करने पड़ते थे। साक्षी दोपहर का खाना बना रही थी कि तभी उसकी बेटी रोने लगी। साक्षी ने मोनिका को आवाज देकर कहा, मोनिका, जरा प्रीति को गोद में उठा लो, मैं बस खाना बनाकर आ रही हूँ। लेकिन मोनिका ने साक्षी से पलटकर कहा, दीदी, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, आप खुद उठा लीजिए। यह देखकर साक्षी हैरत में पड़ गई, क्योंकि पहले मोनिका ऐसा नहीं करती थी। अचानक मोनिका का बर्ताव क्यों बदला, यह साक्षी को समझ में नहीं आया। कुछ देर में गैस बंद करके वह अपने कमरे में गई और बेटी को गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बाहर बैठी उसकी कविता जी ने साक्षी को आवाज देकर कहा कि साक्षी बहू, मुझे भूख लग रही है। साक्षी ने कमरे के अंदर से ही कहा, मम्मी जी, क्या करूं, आज रिद्धि बहुत रो रही है। आप मोनिका से कहिए कि आपके लिए रोटी बना दे, बाकी की रोटियां मैं अभी आकर बना दूंगी। ये बात सुनते ही मोनिका ने अपनी सासू माँ से कहा, देखो मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये यूं ही सारे काम नहीं कर रही है। अब यह बेटी को उठाने के बहाने से काम छोड़कर कमरे में चली गई है और मुझे रोटी बनाने को कह रही है। कविता जी ने मोनिका की बात सुनकर कहा कि तू छोड़, मैं ही रोटी बना लेती हूँ, 2 रोटी ही तो बनानी है। कविता जी मोनिका से ऐसा कहकर रसोई में चली गई और अगले ही पल उनकी बेटी कनिका कॉलेज से वापस आ गई। कनिका आते ही रसोई में पानी के लिए जाने लगी तो मोनिका ने उसे वहीं रोककर कहा, अरे दीदी, आप आराम से बैठो, गर्मी में आ रही हो, पानी आपको मैं ला कर देती हूँ। कनिका वहीं सोफे पर बैठ गई और मोनिका रसोई में चली गई। उसने रसोई में जाते ही सासू माँ से कहा, अरे मम्मी जी, आप छोड़िए, लाइए, रोटी मैं बना देती हूँ। मोनिका बाहर पानी लेकर नहीं आई तो कनिका रसोई में आ गई और देखा कि उसकी माँ रोटी बना रही है। मम्मी, आप रोटी क्यों बना रही हो और बड़ी भाभी कहाँ हैं? कनिका जैसे ही गुस्से में कहा तो कविता जी के कुछ बोलने से पहले मोनिका बोल पड़ी, अरे दीदी, जेठानी की तो अपने कमरे में है। मम्मी जी को भूख लग रही थी और वह अपनी बेटी को गोद में लेकर कमरे में बैठी थी। मैं तो बनाने को कह रही हूँ मगर मान ही नहीं रही। कनिका गुस्से में दंदनाते हुए अपनी बड़ी भाभी साक्षी के कमरे में पहुंची। भाभी, एक बात बताओ कि जब से छोटी भाभी घर में आई है, आपका यह सब क्या चल रहा है? आज मम्मी अपनी रोटी खुद बना रही है। अरे उम्र देखी है क्या उनकी? ये सुनकर साक्षी फटी आंखों से कनिका को देखने लगी। अरे कनिका, तुम तो अभी आई हो, इसीलिए कुछ नहीं पता, और मैंने मम्मी जी से रोटी बनाने को नहीं कहा। मैंने तो मोनिका से कहा था, लेकिन मम्मी जी खुद चली गई। कनिका ने गुस्से में साक्षी से कहा, भाभी, आप अपना काम दूसरों पर डाल ही क्यों रही हो? जब सारा काम आप संभालती हो तो फिर अचानक से क्या होने लगा? ये सुनकर साक्षी को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने बाद मैं मोनिका से अपनी सास के सामने कहा, मोनिका, आज मैं तुमसे सिर्फ 2 रोटी बनाने के लिए कहा था, तो क्या गलत किया? मेरी बेटी रो रही थी पर तुमने उसको उठाने से मना कर दिया, तो फिर मैं क्या करती? मोनिका ने साक्षी से मुंह बनाकर कहा, भाभी, मैंने अपने घर में कभी रोटी नहीं बनाई, तो अब कैसे बनाऊं? साक्षी कुछ कहने वाली थी कि कविता जी बोली, बड़ी बहू, वह तुझसे छोटी है, उसे यह सब कहना बंद कर। अगर मैंने बना ली तो क्या हुआ? साक्षी ने गुस्से में कहा, मम्मी जी, बात वह नहीं है। आज कनिका ने मुझसे कहा कि घर संभालना मेरा काम है, तो आप ही बताओ, आपकी दूसरी बहू के आने का मतलब क्या है? साक्षी का यह सवाल सुनकर कविता जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई और वह मोनिका के सामने कुछ नहीं कह पाई। लेकिन मोनिका ने गुस्से में कहा, भाभी, सच तो ये है कि आप मुझसे बहस रखती हो। जो काम आप पहले अकेले करती थी, अब उसको करने में आपको तकलीफ हो रही है। साक्षी ने भी सास के सामने ही गुस्से में कहा, अरे तो तकलीफ क्यों नहीं होगी? मैंने सोचा था कि देवरानी आएगी तो मेरा काम कुछ हल्का हो जाएगा, मगर यहाँ तो बढ़ गया है। तुम्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए।
इस बार साक्षी की आवाज़ गुस्से में तेज हो चुकी थी, जिसे सुनकर कनिका तुरंत वहां आई और बोली, बड़ी भाभी, आप पहले तो सारा काम खुशी खुशी करती थी, लेकिन अब थकने लगी हैं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? यह सारा काम पहले आप ही करती थी और आपको कोई परेशानी भी नहीं थी, लेकिन छोटी भाभी के आते ही आपको परेशानी होने लगी। साक्षी ने गुस्से में कनिका को देखा और बोला कि कनिका, तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। तीनों के बीच में बहस हो रही थी, जिसे देखकर कविता जी बोली, बड़ी बहू, अब बंद करो। तुम कितनी देर से इन लोगों को बहस कर रही हो और मैं चुपचाप देख रही हूँ। अरे, ये दोनों तुमसे छोटी हैं और तुम बड़ी, तो क्या तुम अपना बड़प्पन नहीं दिखा सकती? सोचा था तुम सबको एक माला में एक पिरोकर रखोगी, मगर तुम तो कुछ और करने की कोशिश कर रही हो। अपनी सास की ये बात सुनकर साक्षी बड़ी बड़ी आंखें करके उनको देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। किस तरह से उसकी सास ने उसको ऐसे शब्द कह दिए थे। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे भी सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, मगर जितना ज्यादा वह अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, उतना ही मामला बहस की तरफ जा रहा था। साक्षी ने रात को अपने पति संजीव से कहा, संजीव, माना कि मैं बड़ी बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझको घर के काम में मदद की जरूरत नहीं है। छोटी बहू घर में आ चुकी है, मगर वह सारा दिन आराम से रहती है, खा पीकर मोबाइल चलाकर सो जाती है। उसके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है, मगर मैं बच्चों के साथ साथ घर में देख रही हूँ। अब आपको देवर जी से बात करनी ही पड़ेगी, ताकि वह मोनिका को समझाए और वह भी अपनी जिम्मेदारी समझे। संजीव ने धीरे से कहा कि ठीक है, मैं बात कर लूँगा। रात के समय मोनिका दूध लेकर अपनी सास कमरे में पहुंच गई। कनिका भी यहीं बैठी हुई थी, तो मोनिका ने दूध रखकर कहा, मम्मी जी, आज तो भाभी सो गई। मैंने देखा तो मैं दूध लेकर आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि आप दवाई खाती हो। दोपहर में छोटी सी बात हुई थी, मगर भाभी ने उसको कितना बड़ा मुद्दा बना लिया। कनिका भी अपनी माँ से कहने लगी, मम्मी, छोटी भाभी ठीक कह रही है। जिस काम के लिए वह पहले खुश होकर करती थी, आप उस काम को ही उनको करने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर उनके बड़े होने का क्या फ़ायदा? कनिका को ऐसा कहते देखकर मोनिका ने भी आग में घी डालने का काम शुरू किया। मम्मी जी, मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि पहले वह अकेली राज करती थी, इसीलिए परेशानी नहीं थी, मगर मेरे आते ही उन्हें दिक्कत होने लगी। अगर घर को एक धागे में बांध कर रखा होता तो वह कभी भी ऐसे बात नहीं करती। कनिका और मोनिका की इन बातों ने कविता जी के दिमाग पर बहुत गहरा असर किया। उनकी नज़र में भी अब साक्षी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बन गई। एक दिन साक्षी को अपने मायके जाना था, तो उसने कविता जी से कहा, मम्मी जी, मुझे अपनी मम्मी के यहाँ जाना है, मैं कल वापस आ जाऊंगी, क्योंकि वापस आते आते बहुत रात हो जाएगी। वहीं एक तरफ मोनिका बैठी है, बात सुन रही थी। उसने तुरंत अपनी सास को कुछ इशारा किया, तो कविता जी बोली, अरे, तो पूरा दिन के लिए जाने की ज़रूरत ही क्या है? 2-3 घंटे बहुत होते हैं माँ से मिलने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, रात को ही वापस आ जाना। अरे, तुम घर के काम की मुखिया हो, तुम ही चली जाओगी तो घर सब कैसे होगा? यह सुनकर साक्षी को गुस्सा आया और उसने भी बदले में कह दिया, मम्मी जी, मैं भी तो कई महीने से नहीं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं ना रहूँ तो कैसे होगा? मेरी गैर मौजूदगी में घर कौन संभालेगा? कविता जी गुस्से में साक्षी से कहा, बड़ी बहू, आजकल तूने पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया है। आज तू जवाब दे रही है, कल को तुझे देखकर छोटी बहू भी जवाब देगी, इसीलिए अपनी जुबान को बंद रख। सास का जवाब सुनकर साक्षी वहां से चली गई। साक्षी के जाते ही मोनिका ने अपनी सास के कान भरना शुरू कर दिए। देखा मम्मी जी, इनके अंदर कितनी अक्कड़ है, कैसे ही आपको जवाब देकर गई हैं। इनका घमंड है कि उनके बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और मुझे तो लग रहा है कि ये हमको अलग होने की धमकी दे रही हैं। मोनिका की यह बात सुनकर तो कविता जी साक्षी के प्रति और भी गुस्से से भर गई। आ जाने दे साक्षी को वापस, मैं आज ही से पूछती हूँ कि यह चाहती क्या है। तभी वहाँ कनिका आई और मोनिका का हाथ देखकर कहने लगी, हाँ मम्मी, इनसे पूछ लो कि यह चाहती क्या है। आपने इनको आते ही घर की मालकिन बना दिया, और अब देखो कैसे सबके सिर पर चढ़कर नाचने की कोशिश कर रही हैं। कविता जी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, घर की मालकिन मैं हूँ और मैं ही रहूँगी यहाँ, मेरे जीते जी मेरा ही फैसला चलेगा। मोनिका की बातें बिल्कुल वैसे ही असर कर रही थी,
जैसा वह चाहती थी। उसने घर में आते ही देखा था कि साक्षी को बड़ी बहू होने के कारण बहुत मान दिया जाता है और जैसा वह कहती है वैसा हो जाता है। बस तब से ही वह अपनी सास के दिल में साक्षी के प्रति नफरत बनने की कोशिश कर रही थी और इसमें उसका साथ करने भी दे रही थी, क्योंकि मोनिका मायके से काफ़ी अमीर थी और जब भी मायके जाती थी तो कनिका के लिए महंगा गिफ्ट ज़रूर लेकर आती थी। उधर रात को साक्षी जब घर से वापस आने के लिए टैक्सी बुक करने लगी तो टैक्सी बुक नहीं हो रही थी। इसीलिए उसने अपने पति संजय को फ़ोन करके कहा कि आप मुझे यहाँ लेने आ जाओ। कब से टैक्सी बुक करने की कोशिश कर रही हूँ मगर बुक ही नहीं हो रही है। आज तो विकास भी मीटिंग के लिए दूसरे शहर में गया था, वह होता तो छोड़ने आ जाता। ये सुनकर संजीव ने कहा कि अरे कोई बात नहीं साक्षी, तुम सुबह टैक्सी करके आ जाना, पहले भी तो ऐसा होता था ना। तो साक्षी ने छूटे ही कहा, संजीव पहले तो बहुत कुछ होता था मगर अब नहीं होता है। अगर आज मैं घर वापस नहीं आई तो मम्मी जी का मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहकर भेजा था कि रात को ही वापस आना है। संजीव इस बात पर हंसकर बोला, अरे माँ ने मजाक में कह दिया होगा, उनको मैं समझा लूँगा, तुम वहीं रुक जाओ और सुबह आ जाना। साक्षी भी वहीं रुक गई और संजीव ऑफिस से घर पहुंच गया। उसके घर पहुंचते ही कविता जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, संजीव साक्षी अभी तक मायके से वापस नहीं आई, मेरी ही गलती कि मैं जो उसको जाने की परमिशन दे दी, अभी तक वापस आने का नाम नहीं है। जब भी मायके जाती है तो ऐसे ही रुक जाती है, लेकिन यहाँ भी तो इतना सारा काम है, वह कैसे होगा। अपनी माँ को इतना नाराज़ होते देखकर संजीव दंग रह गया, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। उसने तुरंत माँ से कहा, अरे माँ वह चली गई तो क्या हुआ, घर में कनिका और मोनिका तो हैं, उनको कहिए वह संभाल लेंगे। कविता जी सुनते ही गुस्से में बोली, देखो कैसे अपनी बीवी की हिमायत कर रहा है। अरे ये कौन सा तरीका है मायके जाकर बैठने का, तू भी जोरू का गुलाम होता जा रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर संजीव को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह ऑफिस के थक कर आया था, इसीलिए चुपचाप उठकर कमरे में चला गया। लेकिन उसके जाते ही वहाँ मोनिका आई और बोली, देखा मम्मी जी कैसे जेठानी ने जेठ जी को भी अपने कब्जे में कर रखा है, ये तो कितनी बुरी बात है। भला एक माँ ऐसा कैसे देख सकती है। मुझे पता है कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा, ज़रूर जेठानी ने ही जेठ जी से आने के लिए मना कर दिया होगा। कविता जी दांत पीसते हुए बोली, कोई बात नहीं छोटी बहू, उसको आना तो इसी घर में है, कल आने दो उसको, फिर बताती हूँ। तू ऐसा करके फ़िलहाल खिचड़ी चढ़ा दे। ये सुनते ही मोनिका जी बोली, मम्मी खिचड़ी खाने का मूड नहीं है और खाना बनाने में टाइम लगेगा, तो ऐसा करती हूँ सबके लिए कुछ बाहर से मंगवा लेती हूँ, उससे आपका ख़राब मूड अच्छा भी हो जाएगा। उसकी बात सुनकर कविता जी खामोश रही तो मोनिका भी जल्दी से खाना ऑर्डर करने लगी, क्योंकि उसका मन चाइनीज़ खाने का कर रहा था। कनिका भी चाइनीज़ के नाम से खुश हो गई। उधर जब साक्षी को पता चला तो उसने संजीव से कहा, अरे आपने मुझे आने को मना कर दिया, अगर मैं आ जाती तो आपको ये नूडल्स नहीं खाने पड़ते, मुझे पता है ये सब खाकर आपके पेट में तकलीफ़ होती है। संजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। संजीव ने साक्षी को फ़ोन पर माँ की नाराज़गी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब साक्षी वापस आई तो उसको देखते ही कविता जी ने घर को सिर पर उठा लिया, बड़ी बहू तुमको तो पहले ही समझा जाना चाहिए था, जब तू कह रही गई थी कि मेरे ना रहने पर यहाँ क्या होगा, तो मैं तुझे बता दूँ कि छोटी बहू ने पूरा ख्याल रखा और सबके लिए खाना बाहर से मंगवा दिया। जब से छोटी बहू आई है तूने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया है। अगर तू घर से अलग होना चाहती है तो आज ही हो जा। तू क्या सोचती है कि तू नहीं रहेगी तो क्या हम भूखे मर जाएंगे। अरे मेरी छोटी बहू है जो मेरा खूब ख्याल रखती है, तू तो खुद को घर की मालकिन ही समझ बैठी। कविता जी साक्षी को बहुत कुछ सुना रही थी तो साक्षी ने कहा कि पहले आप अपने बेटे से पूछिए कि मुझे कल आने के लिए किसने मना किया था। संजीव तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। संजीव जो कि सामने खड़ा हुआ था वह भी अपनी माँ के इस रूप को देखकर हैरान हो रहा था। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, मम्मी साक्षी की कोई गलती नहीं है, टैक्सी बुक नहीं हो रही थी, इसीलिए इसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं लेने आ जाऊं, मगर मुझे ऑफिस में देर हो रही थी, इसलिए मैंने इसे रोकने को कहा। यह अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं रुकी थी, बल्कि इसने कहा था कि आप नाराज़ हो जाओगी। इस बात को सुनकर कविता जी ने ज़ोर से ताली बजाते हुए कहा, वाह बड़ी बहू, तूने अपने पति को क्या खूब सिखा रखा है। अब ये मेरा बेटा नहीं बल्कि तेरा पति हो गया है। देखो तो कैसे अपनी बीवी की हिमायत कर रहा है। कान खोलकर सुन ले संजीव,
अगर ऐसा ही करना है तो कहीं वो रहने चले जाओ। ये सुनकर तो संजीव की आंखें ही फटी रह गई और ये सुनकर साक्षी की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो? मैं कहाँ जाऊँगा? यह मेरा भी तो घर है, तो मैं क्या जाऊँ? कविता जी ने तुरंत आंख निकाल कर कहा, ऐसी बहू की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अपने छोटे से बहस रखती है, मुझे ही इसको समझने में गलती हो गई और मैं इसको अच्छा समझती रही। अब मैं इसको अपनी आंख से सामने नहीं देख सकती। इस बार संजीव ने गुस्से में कहा, मम्मी ऐसे कैसे जाने को कह सकती हो? इस घर पर मेरा भी तो हक है। ये सुनकर कविता जी जोर से दहाड़ पड़ी। देखो कैसे बड़ा हक की बात कर रहा है। अरे तू ही ऐसा करेगा तो तेरे छोटे क्या सिक करेंगे? अब तो मैं एक पल भी तुमको यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं कितने दिन से देख रही हूँ कि बड़ी बहू घर में किस तरह के रंग ढंग दिखा रही है। वह सोचती है कि उसके बिना हम अपंग हो जाएंगे, मगर मेरी एक बहू और भी है जो मेरी खूब फिक्र करती है। कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी यहाँ कोई बंटवारा नहीं होगा। जहाँ जाना हो चले जाओ। साक्षी और संजीव को समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय क्या करे, क्योंकि कविता जी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी संजीव का भाई अमन वॉक करके वापस आ गया तो संजीव ने उसको आते ही सारी बात बताई, मगर उसने भी तपाक से कहा, भैया मुझको आजकल मोनिका सब कुछ बता रही है कि भाभी सबके साथ कैसा बर्ताव कर रही है। अगर माँ ऐसा सोच रही है तो कुछ गलत नहीं है। भाई की ऐसी बात सुनकर तो संजीव का दिल फटने को हो गया। वह तो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और सोचता नहीं था कि भाई ऐसी बात करेगा। वहाँ खड़ी कनिका ने अपने अमन के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। बड़े भैया आप तो ऑफिस में होते हो, आपको क्या पता कि पीछे से भाभी छोटी भाभी से कितनी बहस करती हैं। बेटी के रोने का बहाना करके कमरे में जाकर बैठ जाती हैं और कोई काम नहीं करती। संजीव तो सब कुछ जानता था, इसीलिए उसने तुरंत घर से जाने का फैसला कर लिया। उसने साक्षी से सामान पैक करने को कहा तो साक्षी ने मोनिका से जाकर कहा, मोनिका यह तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे अच्छी तरह पता है कि इसके पीछे तुम्हारा और कनिका का दिमाग है, मगर आज मैं इस बात की गारंटी देकर जा रही हूँ कि कनिका और मम्मी जी बाद में पछताएंगे। ये कहकर साक्षी कमरे में पैकिंग करने चली गई और 2 घंटे बाद संजीव और साक्षी ने घर छोड़ दिया। जब दोनों जा रहे थे तो कविता जी मुंह फुलाकर बैठी थी। उन्होंने अपने बेटे बहू को जाने से रोका भी नहीं। उन दोनों के जाते ही मोनिका ने अपनी सास से कहा, जी मम्मी जी, आज आपने आवाज़ उठाकर बहुत अच्छा किया। पता नहीं ये दोनों रहते तो कहीं ये घर अपने नाम ही ना लिखवा लेते और आपको पता भी नहीं चलता। देखा था ना कैसे बड़ी भाभी सब पर हुक्म चलाती थी। कनिका और मोनिका की बातें सुन सुनकर कविता जी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत सही काम किया है। उधर संजीव और साक्षी के लिए ये समय बहुत कठिन था। दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने रहने के लिए कमरे का इंतज़ाम किया था, लेकिन धीरे धीरे साक्षी ने उसे छोटे से कमरे को सुंदर से घर में तब्दील कर दिया। उसने पास के स्कूल में ही नौकरी कर ली थी और बाद में संजीव का प्रमोशन भी हो गया था, जिससे उन्होंने लोन पर एक घर ले लिया और उसमें रहने चले गए। अब दोनों का जीवन अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी बीत रहा था, लेकिन संजीव को बहुत अफसोस होता था कि उसकी माँ ने एक बार भी पलट कर उसको रोका नहीं और आज तक फ़ोन भी नहीं किया। एक दिन संजीव के पास उसकी बुआ जी का फ़ोन आया और वह कहने लगी, संजीव कविता को उसके किए की सज़ा मिल रही है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपनी आंखों से जाकर देख ले। मैं बताऊंगी तो तू सुन नहीं पाएगा। ये सुनकर तो संजीव के दिल में एक डर सा होने लगा। वह अपनी माँ को देखने के लिए तड़पने लगा। साक्षी ने भी कहा कि आपकी माँ है, आप देखाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। साक्षी की बात सुनकर संजीव ने अकेले जाने का मन बना लिया, मगर जब वह गाड़ी लेकर निकलने लगा तो साक्षी ने कहा कि चलो मैं भी साथ चलती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिनके अंदर इतनी अकड़ थी वह टूटी कि नहीं। संजीव का मन तो अंदर ही अंदर माँ के बारे में सुनकर दुखी हो रहा था। साक्षी को लेकर वह घर पहुंचा तो अपनी माँ को आंगन में खाट पर खांसे देकर दंग रह गया। इससे पहले कि वह अंदर जाकर अपनी माँ से लिपट जाता, उससे पहले ही मोनिका ने अपनी सास से आकर गुस्से में कहा, तुम दोनों माँ बेटी काम की ना काज की और दुश्मन अनाज की। अरे पता भी है ये खाना कितनी मेहनत से आता है, जिसको खाकर तुम दोनों बिस्तर पर पड़ी रहती हो। एक तो बेटी है जिसके हाथ पैर इतने धीरे चलते हैं और एक माँ है जो बिस्तर पर से उठने का नाम नहीं लेती। खाट पर लेटी कविता जी ने कहा कि छोटी बहू मेरी अभी तबीयत नहीं ठीक नहीं है, मैं बर्तन बाद में धो दूंगी। तो मोनिका ने कविता जी का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और कहा, बात का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि बाद में मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं। चुपचाप से खड़े होकर बर्तन साफ करो। मोनिका को इस तरह का बर्ताव करके देखकर संजीव जोर से चीख पड़ा, खबरदार, ये कौन सा तरीका है?
क्या मैं इस दिन के लिए ही तुम्हारी जिम्मेदारी पर अपनी माँ को छोड़कर गया था? संजीव की ज़ोरदार आवाज़ सुनकर मोनिका ने तुरंत मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वह लोग कभी नहीं आएंगे। साक्षी को भी अपनी सास को देखकर तरस आ गया और वह तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़े सास के पास गई। मम्मी जी, यह क्या हाल हो गया आपका? हमें तो बुआ जी ने फ़ोन किया और हम इसीलिए आए हैं। साक्षी की बात सुनते ही कविता जी का रोने लगी और कहने लगी, बेटा, यह मेरे कर्मों का ही फल है। जब मैं तेरे अंदर बुराई ढूंढने लगी और तुझे घर से निकाल दिया तो भगवान ने भी मुझे यही फल दिया। छोटी बहू पर भरोसा किया था, मगर उसके राज में तो सूखी रोटी भी ठीक से खाने को नहीं मिलती। संजीव, तेरी बहन का तो ऐसा हाल हो गया है कि तू पहचान भी नहीं सकता। इतने में कनिका छत से कपड़े उठाकर नीचे आई तो अपने भाई को देखते ही जोर से दहाड़ कर रो पड़ी। वह तुरंत अपनी भाभी के गले लग गई और माफ़ी मांगने लगी। कविता जी रोते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जो छोटी बहू की बातों में आकर तुमको घर से निकाल दिया और इन दोनों ने धोखे से यह घर अपने नाम लिखवा लिया। जब मैं कनिका की शादी करने को कहा तो उस पर भी खर्च करने को मना कर दिया। ये कहते कहते कविता जी रोने लगी। तभी मोनिका बोली, अब आप लोग यहाँ करने आए हो? ये बुढ़िया तो ठीक झूठ बोल रही है। ये सुनकर साक्षी ने मोनिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। खबरदार, जो मम्मी जी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, तुमने क्या किया है वह हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये तुम्हारे चक्कर में आ गई और इस सब की कसूरवार केवल तुम हो। अब हम भी तुमको अदालत में देख लेंगे। अपनी माँ को देखकर संजीव की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे और उसे अपनी माँ और बहन का हाल देखा नहीं जा रहा था। संजीव ने कहा कि अब आप लोग हमारे साथ चलो तो कविता जी ने कहा कि बेटा, अब तेरे साथ किस मुंह से जाऊं? यह घर तो मैंने छोटे के नाम कर दिया है। तुझे मैंने कुछ भी नहीं दिया तो किस हक से तेरे साथ आ जाऊं? साक्षी और संजीव ने एक साथ कविता जी से कहा, हम आपके पास हिस्सा मांगने नहीं बल्कि हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। दोनों माँ बेटी बहुत रोई और फिर संजीव के साथ चली गई। बाद में संजीव ने अपने छोटे भाई के ऊपर केस कर दिया और मुकदमा जीतकर आधा हिस्सा ले लिया। मोनिका और अमन की सारी अकड़ दरी की धरी रह गई। घर बेचा गया था और उनको आधा हिस्सा लेकर भी किराए के मकान में रहना पड़ रहा था, जबकि संजीव अपनी मेहनत से खुद का मकान लेकर सुकून से रह रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।